हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया हमने हमारे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के जो है डिलीटेड टॉपिक कर दिए, वो छोटे मोटे रह गए होंगे। जैसे अकाउंट्स में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वो करवाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है भैया, थोड़ा सा भरोसा रखो। वी आर बैक टू आवर प्रैक्टिस क्लासेस, जहां पर जो है हम प्रॉपर प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे। ठीक है, जो हमने पहले करी थी, लेकिन मैंने उसको थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया था सो दैट मैं आप लोगों को डिलीटेड टॉपिक करवा सकूं। अब जो हमारा मेजर पोर्शन ऑफ डिलीटेड टॉपिक हो चुका है, हम हैं हमारे वापस आ चुके हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है मनी एंड बैंकिंग की क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा सो दैट आप लोगों को आइडिया लगे कि भैया क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। भैया ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो प्लीज 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 सीरियस हो जाओ अपने सीयूईटी के लिए। मात्र 3 दिन के पेपर हो रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको और 15 दिन की तैयारी करनी है अच्छे से बस। उसके बाद भैया 2-2.5 महीने तरस जाओगे, किताब उठाने को तरस जाओगे, कुछ करने को कुछ होगा नहीं। लिटरली लिटरली मतलब जो बच्चे सीयूईटी नहीं दे रहे, जिनका कोई दूसरा वो है पैशन है, जैसे कोई लॉ करना चाहता है कुछ है, अब डीयू में नहीं है वो चीज, तो वो बच्चों के मेरे को कॉल आ रहे हैं कि भैया मुझे बताओ क्या करूं, मैं समझ ही नहीं आ रहा, पागल हो गया हूं घर बैठ बैठ के। और लिटरली ये होता है। तो मैं आप लोगों को बस यही एडवाइस करूंगा कि जितनी जी जान लगा सकते हो ये 15 दिन में लगा दो बस। फिर आप लोग ऐसी जगह पे बैठे होगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज अबाउट मनी एंड बैंकिंग, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन क्लास में जाने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि भैया जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अकाउंट्स एंड इको की महफिल, कृपया करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो और अपडेट्स आने लग जाएंगे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ बाय वे ऑफ क्विज। ठीक है जी, अब वो क्वेश्चंस की जो मात्रा है, वो जो क्वांटम है वो बढ़ता जाएगा सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। ठीक है, चलो आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्वेश्चंस कैसे आए हैं आ जाओ। 2022 2023 दोनों के ही प्रीवियस ईयर मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा इससे कि कैसी तैयारी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, आप लोगों के देखो, आपको पता है ये मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहता है कि भैया हमने जो है मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, आप मेरे से पहले अपना आंसर मार्क कर लेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे सही आया कि नहीं आया। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट, इस बात का बड़ा ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है आपसे। करेंसी इज इशूड बाय नेशन सेंट्रल बैंक। ठीक है, टू एड्रेस द बजट डेफिसिट सेंट्रल बैंक सेंड्स मनी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इकोनॉमीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर प्रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक, ये भी ठीक है। सेंट्रल बैंक डज नॉट कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ये गलत हो गया आपका, डज नॉट नहीं है, डज होना चाहिए। सेंट्रल बैंक गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, तो आई गेस ए बी सी एंड ई आपका करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। ठीक है जी, वो मनी सप्लाई प्रॉपर कंट्रोल करता है, हमने पढ़ा है ये चीज। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। कमर्शियल बैंक्स हैव जनरेटेड रुपीज 12,000 करोड़ एंड सीआरआर इज 25%, इनिशियल पेमेंट विल बी। कमर्शियल बैंक्स ने कितना जनरेट करा है, 12,000 करोड़। ठीक है जी, एंड सीआरआर इज 25%, इनिशियल पेमेंट विल बी इन द अमाउंट ऑफ, अच्छा ये वो मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट आ गया यहाँ पर, विच इज 1/CRR। वैसे तो LRR आपने पढ़ा, बट एक्चुअली में वो CRR होता है, कैश रिजर्व। देखियो, क्योंकि हम कैश के रिजर्व में वही रख रहे हैं ना सिर्फ। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/25%, ये परसेंट हटाएंगे 100 ऊपर चला जाएगा, 100/25 दैट इज 4 टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स। तो इसका मतलब है ये जितना इन्होंने कमर्शियल बैंक हैव जनरेटेड 12,000, तो ये टोटल डिपॉजिट, ठीक है, इज इक्वल टू 12,000 हो गया। आपको निकालना है इनिशियल डिपॉजिट, तो मनी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट यहां पर कितनी है, 12,000। इनिशियल डिपॉजिट आपको निकालनी है और मनी मल्टीप्लायर 4 है। तो इससे आप जब इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू निकालोगे, 4 उधर जाके डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा आपका 3,000। आंसर आ जाएगा आपका 3,000। तो करेक्ट आंसर इज 3,000 करोड़। करेक्ट आंसर इज 3,000 करोड़। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इन अ टाइम ऑफ डिफ्लेशन, जब डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन मतलब जो प्राइसेस है वो आपके जो है गिरते जा रहे हैं, प्राइसेस आर फॉलिंग। तो जब भी आपके प्राइसेस गिर रहे होते हैं, सेंट्रल बैंक शुड, सेंट्रल बैंक क्या करना चाहिए, सेंट्रल बैंक को प्राइसेस गिरने के बाद लोअर द बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटीज, इंक्री। अब इसमें हर एक ऑप्शन में दो दो आपके मॉनेटरी पॉलिसी के वो दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली चेक करने हैं। बैंक रेट लोअर होता है,
लेकिन सिक्योरिटीज खरीदेगी तो उससे पैसा और ले रही है बल्कि, ठीक है, सॉरी, उनसे सिक्योरिटीज खरीद रही है तो उनको पैसा दे रही है, तो ये दोनों ही ठीक है। बैंक रेट लोअर होगा तो सो दैट क्रेडिट अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए इकोनॉमी में, और उनसे सिक्योरिटीज खरीद लेगी सो दैट उन्हें पैसा दे सके, ठीक है। तो ये वाला ठीक है। आगे देख लेते हैं, इंक्रीज बैंक रेट नहीं, परचेज सिक्योरिटीज ठीक है। लोअर बैंक रेट एंड सेल सिक्योरिटीज, इंक्रीज बैंक रेट एंड सेल, तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। डिफ्लेशन के केस में हमेशा जो है हमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना है। और वो बढ़ाएंगे कैसे? जब एक तो आपका बैंक रेट कम कर देंगे सो दैट बैंक्स भी आगे लेंडिंग रेट कम कर दें अकॉर्डिंगली। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जब लोन देते हैं सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी। अगला आता है आइडेंटिफाई द मॉनेटरी इन्वेंशन दैट कैन क्लोज इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है भाई। मॉनेटरी इन्वेंशन क्या है? दैट कैन क्लोज द इन्फ्लेशनरी, ये ग्रुप नहीं होगा, ये इन्फ्लेशनरी गैप होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मॉनेटरी है जो देखो, कट ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो फिस्कल हो गया, इंक्रीज इन टैक्सेस तो फिस्कल हो गया, तो इन दोनों बात तो छोड़ ही दो। रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड लोअरिंग द बैंक रेट, बैंक रेट से आपका क्रेडिट अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी, अभी हमने पीछे देखा। और इन्फ्लेशन में हमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करनी है, लोगों के हाथ में ऑलरेडी पैसा बहुत है, वो बहुत खर्च रहे हैं, प्राइसेस अप जा रहे हैं, तो हमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करनी है। तो रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज द मॉनेटरी इन्वेंशन, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं है लेकिन है तो मॉनेटरी में ना, जिसमें हम क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम कर देते हैं। अगले पे आ जाओ, इकोनॉमी ग्रोज विद द मनी सप्लाई, जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है विद मनी सप्लाई। अच्छा, बेसिकली वो ये कहना चाहता है इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, बात एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। अब इंक्रीज इन रेपो रेट से मनी सप्लाई बढ़ेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट, इससे बढ़ेगा। रिवर्स रेपो रेट हाइक्ड, इससे नहीं होगा। रिडक्शन इन रेपो रेट, इससे होगा। तो दोनों से, इन दोनों से मनी सप्लाई बढ़ेगा, जहां पर हम रिड्यूस करेंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद सेंट्रल बैंक, कि भैया मेरे पास एक्सेस पैसा है, सरप्लस पैसा है, मैं आपके पास जमा करा दूं। आरबीआई कहता है ठीक है, मैं आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट दूंगा। तो जब आरबीआई वो रेट बढ़ा देता है, जब वो रेट बढ़ा देता है, तो कमर्शियल बैंक्स क्या है, वो बाहर लोन देने के बजाय ना आरबीआई के पास जमा कराते रहते हैं, तो बाहर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो रिडक्शन में होगा वो चीज। तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी ओनली, आंसर हो गया बी एंड डी ओनली। आई होप आपको समझ में आ रही है ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 15 चीजें, 15 दिन रह गए, मात्र 15 भी नहीं, 14 दिन रह गए, आज 2 मई हो गई है, और ये 14 दिन में आपको अपनी जी जान लगा देनी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मेहनत करो यार, बाकी जो होगा देखा जाएगा, अपनी मेहनत, अपनी जी जान डाल दो बस, कि बस इससे बढ़िया तो मैं दे ही नहीं सकता था। जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार खराब जाएगा तो मैं अगले साल फिर दे दूंगा, अभी मैं किसी लुटमुट से कॉलेज में चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी खराब जा रहा है तो क्या गारंटी है आगे खराब नहीं जाएगा? वट एवर द रीजन इज, जो मर्जी, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस हो गए हो, घर में कुछ हो गया हो, मन हमारा विचलित हो गया हो, हम कहीं दूसरी जगह लग गए हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बेस्ट दो, आगे की आगे देखेंगे, अभी बेस्ट दो अपना, ठीक है। तो ये बात याद रखना अपना। और उस बेस्ट के लिए ना आपको कुछ एसेंशियल चीजें अपने पास चाहिए, जिसके बिना आप कभी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो आप जो है एडू कैप्टन का एसेंशियल बैच जो है, एवेंजर्स एसेंशियल, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको मॉक्स मिलेंगे जो कि बहुत एसेंशियल है, प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर काम खराब है सर। और प्रैक्टिस में भी आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। तो एडू कैप्टन के मॉक्स में ना आपको प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड मिलती है आफ्टर योर परफॉर्मेंस, आफ्टर यू हैव डन योर एग्जाम, प्रॉपर रिजल्ट निकल के आता है, आप कितने बच्चों से आगे हो, आपके कौन कौन से गलत हैं, ये वो एक्सेट्रा। जो कि ऑफलाइन मॉक में जब आप करते हो तो एक प्रॉब्लम आती है, नो डाउट आपका पेपर ऑफलाइन हो गया, बट स्टिल एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा, आपको ई बुक्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो एसेंशियल्स में मिलेगा। वर्बल एक ऐसी चीज है जो बेसिकली आपको जो है चाहिए ही चाहिए, वो उसके बिना तो कोई बच्चा पेपर में बैठ ही नहीं सकता, इंग्लिश लैंग्वेज के बिना, ठीक है। मतलब दूसरी लैंग्वेज के बिना, लेकिन जो इंग्लिश जिसने ऑप्ट करी है वो बिना तैयारी के तो बैठ ही नहीं सकता। एंड लास्ट, इस टाइम पे ना, लास्ट के टाइम पे, लास्ट के दिनों पे एंजाइटी बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है बच्चों को, कि यार कैसे करें, क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा, मॉक में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं यार, मैं कहीं दूसरों से पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा। तो ऐसे में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप चाहिए होती है, जो कि अगेन आपको एसेंशियल्स में मिलेगी, डाउट सपोर्ट पूरा मिलेगा हर एक फैकल्टी का, ठीक है। तो आई होप जो है इस चीज को आप अच्छे से समझोगे एंड देन अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सपोज इन एन इकोनॉमी द लीगल रिक्वायर्ड रेशियो फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक इज 20%। अब उसने एलआरआर दे दिया यहाँ पर, तो हमें मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पूछ रहा होगा वो,
ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल डिपॉजिट 1000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोन एक्सटेंडेड बाय कमर्शियल बैंक्स, कितने के लोन एक्सटेंड होंगे, अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखना। तो 1/20% हो गया, विच इज 100/20, ये आ जाएगा 5 टाइम्स जो है टोटल डिपॉजिट्स होंगे, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। तो यहां से जो है आपके टोटल डिपॉजिट की वैल्यू आ जाएगी मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। ये 5 है और वो 1000 है, कितना हो गया टोटल 5000। तो टोटल डिपॉजिट कितने हैं 5, इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000। ठीक है, अब इनिशियल डिपॉजिट लोन की वजह से नहीं क्रिएट हुआ था, उसने यहां पर क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ लोन्स एक्सटेंडेड। तो वैल्यू ऑफ लोन्स का होता है टोटल डिपॉजिट माइनस इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज 5000 माइनस 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4000, 4000। कितना आंसर हो जाएगा इसका 4000। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि उसने हमसे पूछा है लोन्स एक्सटेंड कितने के करे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4000। क्या हो जाएगा इसका आंसर 4000। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है जी। तो क्यों, क्योंकि देखो जो इनिशियल डिपॉजिट होती है वो लोन से क्रिएट नहीं होती, उसके बाद जितनी होती है वो लोन से क्रिएट होती है, तो इसलिए माइनस कर दिया होगा। हाई पावर्ड मनी कंप्राइजेस ऑफ, हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आता है, नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद पब्लिक एंड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट, करेंसी एंड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड नोट्स एंड वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, क्योंकि हाई पावर्ड मनी होता है जो हमारे यहाँ का जिस जो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है उसने जितना पैसा बना रखा है वो सब उसमें आ जाता है। तो नोट्स एंड कॉइन्स इन करेंसी विद पब्लिक, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, वॉल्ट इज रिजर्व कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, ये सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। जब भी हमें एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करिए 100% आएंगे। तो अगर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक्सेस डिमांड क्या क्रिएट करता है, इन्फ्लेशन। क्या क्रिएट करता है, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है, तो हमें लोगों के हाथ से पैसा कम करना है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करनी है। इतनी सी बात याद रखना है, ये कंसेप्ट आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज कर पाओगे। तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करनी है, तो आरबीआई कैन इंक्रीज बैंक रेट, ये ट्रू है। आरबीआई कैन इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, ये भी ट्रू है, दोनों से क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम होती है। आरबीआई कैन रिड्यूस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नहीं। आरबीआई कैन बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, उनसे सिक्योरिटीज खरीदेगी तो उनको पैसा दे देगी, तो और बढ़ जाएगा पैसा, तो गलत। आरबीआई कैन डिक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली, आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर, कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स में रिजर्व 100 के दिए, लोन 400 के क्रिएट हुए हैं, टोटल एसेट्स 500 के, डिपॉजिट्स टोटल बने हैं 500 के। ये 100 प्लस ये क्या बता रहा है, ये इनिशियल डिपॉजिट बता रहा है, और ये आगे के जो क्रेडिट क्रिएट हुए हैं ये उसके बता रहा होगा, क्रेडिट से जो डिपॉजिट क्रिएट हुए। तो टोटल डिपॉजिट उसके बाद 500 के हैं। हमें जो है मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। एक तो ये हो गया, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज सबसे पहले आप क्या है, रिजर्व्स भी निकाल सकते हो कि सीआरआर कितना बन रहा है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि सीआरआर कितना बन रहा है। सीआरआर हमारा बन रहा है, यहाँ पर देखो रिजर्व्स में 100 दिया हुआ है और टोटल डिपॉजिट 500 है, तो हम सिंपल निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला होता है रिजर्व्स अपॉन टोटल डिपॉजिट, ठीक है, इनटू 100, पता चल जाएगा कितना परसेंटेज बन रहा है। तो 100 अपॉन 500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। कितना आ गया, 20%। तो मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1/CRR। ठीक है, वैसे LRR होता है, बट CRR जब दिया तो सिर्फ CRR ही हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया आपका 1/20%, विच इज इक्वल टू 5, विच इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन इनिशियल, ये टोटल और इनिशियल ये रही, तो 500/100, ये भी हो सकता है सीधा आंसर। ठीक है, अगले पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई पॉलिसी ऑपरेशंस विल इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, यहां से ए पार्ट स्टार्ट हो रहा है। कौन सी वाली जो है मनी सप्लाई बढ़ा देगी इकोनॉमी में, रिडक्शन इन बैंक रेट, हाँ ये बढ़ाती है। सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब आप बेचोगे तो उनसे पैसा ले रहे हो, ये तो कम करेगी। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो कम करेगी, इंक्रीज इन रेपो रेट कम करेगी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगले पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक।
एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ट्रू है भाई, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ट्रू है। और ए जो है दो ऑप्शन में आ रहा है, तो हमें बाकी के ऑप्शंस नहीं देखने, जिसमें हम जब देखो एमसीक्यूज में ना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर टेक्निक्स नहीं आती फिर काम खराब है आप लोगों का। ठीक है, तो जैसे ये टेक्निक हो गई भाई, ए जो है ए दो में ही आ रहा है, तो आप उसका ही ऑप्शन देखो ना, डी देखो आप। एडवांस लोन होता है, हाँ जी होता है। कंट्रोलिंग मनी सप्लाई होता है, नहीं होता। तो दैट मींस आंसर क्लियरली मिल गया मेरे को। सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना यार, सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अगला, गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड इज नोन एज, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि जब जितना पैसा आपके बैंक में पड़ा उससे ज्यादा कि आप अथॉरिटी दे दो कि भैया इससे ज्यादा तू विड्रॉ कर सकता है, करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है सिर्फ, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई अमंग ऑल, सबसे ज्यादा नैरो जो है वो M1 है। नैरो मतलब जिसमें सबसे कम कंपोनेंट होते हैं, वाइडर का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ब्रॉड वाइडर एक ही बात है। विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें से कौन सा जो है मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है आपके अकॉर्डिंग, कौन सा है जो मोस्ट लिक्विड है? वो है आपका M1, एकदम लिक्विड फॉर्म में। दोनों का आंसर M1 है, वो नैरो भी है और लिक्विड, मतलब वो सिर्फ वो वाला पैसा देख रहा है जो एकदम सर्कुलेशन में है। ठीक है, उसके अलावा देख नहीं रहा, तो वो लिक्विड मेजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का? व्हाट डू यू थिंक, इसमें से कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का? इशू नोट्स, बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंक, सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ दीस हो गया आंसर इसका। ठीक है, अगला, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड करंट एंड सेविंग होता है डिमांड डिपॉजिट में, तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज जो आपको बोर्ड्स के टाइम पे भी करवाई थी। विच वन इज द डिफिकल्टी टू बार्टर सिस्टम, इसमें बार्टर सिस्टम कौन सी डिफिकल्टी है? अब आपने बार्टर सिस्टम बोर्ड्स के टाइम पे नहीं पढ़ा था, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ये प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स भी प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम में, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू भी प्रॉब्लम होती है। तो बार्टर सिस्टम में ये चारों ही प्रॉब्लम होती है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन, मनी इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा है? तो सबसे पहले हो गया कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी, या फिर कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कमोडिटी मनी बार्टर सिस्टम नहीं है। कमोडिटी मनी मतलब किसी एक कमोडिटी की इतनी हाई वैल्यू रख दी थी उन्होंने उस टाइम पे, मतलब हाई वैल्यू एज इन एक, जैसे आज की डेट में करेंसी नोट्स है कि कोई भी एक्सचेंज करने को तैयार है। तो पहले के टाइम पे जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो एक कमोडिटी को जो हर कोई उसकी वैल्यू करता था, उसको जो है उन्होंने वो मान लिया था कि वो एज अ मनी एक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बदले कोई भी एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज हो जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, कोई कोई भी स्पेशल कोई मेटल हो जाता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब होता है कमोडिटी मनी, फिर मेटल मनी आया, फिर पेपर मनी आया, फिर क्रेडिट मनी आया। विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, इसमें से कौन सा जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में इंक्लूडेड होता है? तो अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों ही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में आ जाते हैं। विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मनी के जो फंक्शंस होते हैं उनको भी पढ़ लेना एक बारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक? बैंक ऑफ द पब्लिक होता है कमर्शियल बैंक, जो पब्लिक के लिए जो है बैंक का काम करता है। विच वन इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? क्वांटिटेटिव नहीं है, नॉट। बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, मॉरल सुएजन क्वालिटेटिव है। तो आंसर हो गया आपका मॉरल सुएजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1935, 1935 आरबीआई एक्ट। मॉनेटरी पॉलिसीज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड होता है? पब्लिक डेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस नहीं, वो सारे फिस्कल से होते हैं। ये आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू, बैंक रेट से भी करता है, ओपन मार्केट से भी करता है, सीआरआर एंड ऑल ऑफ दी सॉरी फॉर दैट, ऑल ऑफ दी अबव। अब आते हैं आपके 2023 के क्वेश्चंस। When in the economic bank rate decreases, arrange the following statements relating to change in bank rate in sequencing order। तो जब भी बैंक रेट चेंज होता है, ये लास्ट ईयर ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत आए थे, तो इसका ध्यान रखना। तो जब भी बैंक रेट डिक्रीज होता है, आपके स्टेटमेंट रिलेटिंग टू चेंज इन बैंक रेट इन सीक्वेंसिंग ऑर्डर। तो भैया देखो, बैंक रेट इज डिक्रीज्ड बाय आरबीआई, ये पहला हो जाएगा। इससे क्या होगा? इसके बाद अगला क्या होगा?
रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक इंक्रीजिंग, लोन्स टेकन बाय कमर्शियल बैंक बिकम चीपर, ठीक है। फिर रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक इंक्रीजेस एंड इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बताइए आप। बैंक रेट जब भी डिक्रीज होगा आरबीआई से, तो लोन टेकन बाय कमर्शियल बैंक बिकम्स चीपर, क्योंकि बैंक रेट के बाद वो अपना लेंडिंग रेट भी तो कम कर देंगे, जिससे आपका रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक इंक्रीजेस, रिजर्व्स बढ़ जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के पास, क्योंकि और लोन जाएंगे, वो डिपॉजिट्स में कन्वर्ट होंगे, एंड अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा CADB, CADB, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। The ratio of money held by public in currency to that held as deposits in commercial bank is known as currency deposit ratio। वैसे ये कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आ रखा तो मैंने सोचा करा दूं। इसको बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो, कि पब्लिक के पास कितना है इन सर्कुलेशन अपॉन डिपॉजिट्स कितने हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, उसको बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अगला, अब ये आपकी केस स्टडी है। विच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज रेफर टू द अबव पैराग्राफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन 3 बैंक्स, ठीक है जी, डॉक्टर अंबेडकर नागरिक, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ इट्स रेगुलेशन। द बैंकिंग रेगुलेटर हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड टू रवि कमर्शियल बैंक एंड एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस केवाईसी। तो इसमें क्या हो गया, सुपरवाइजर टू बैंक, ना एडवाइजर का काम कर रहा है, ना बैंकर्स बैंक का काम कर रहा है। बैंकर्स बैंक का मतलब हो जाएगा कि जहां पर वो बैंक को लेंडिंग देता है, उनको हेल्प करता है। लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट भी नहीं है। सुपरवाइजर टू बैंक, देखता है उनके काम को, सुपरवाइज करता है। एज अ बैंकर्स बैंक व्हाट इज द रोल प्लेड बाय आरबीआई। अब इसमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा। बैंकर्स बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, कस्टोडी व्हाट इज द रोल प्लेड बाय आरबीआई। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है, जी हाँ। मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो बैंकर्स बैंक का कोई लेना देना नहीं उससे। करेंसी इशू, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस। तो इसमें से कौन से जो आपके फंक्शंस हैं वो आ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 1, 2 और 3, ADE ओनली, ADE ओनली, ठीक है। उसके बाद हाउ डज आरबीआई एक्ट एज अ सुपरवाइजर टू बैंक। सुपरवाइजर कैसे एक्ट करता है, बैंकर टू गवर्नमेंट, एजेंट टू गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू गवर्नमेंट एंड इंस्पेक्शन एंड इम्पोजिंग पेनल्टी। सिंपल सी बात है, सुपरवाइजर यही करता है, ढंग से नहीं दिया तो पनिश, ढंग से काम नहीं किया तो पनिश करेगा। इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वन डे कम टू विड्रॉ ऑल कैश, व्हाट वुड बी द रोल प्लेड बाय आरबीआई। ठीक है, बताइए मुझे, अगर सारे डिपॉजिटर्स एक साथ जो है कैश मांगने आ गए, तो आरबीआई क्या करेगा उसमें, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई भैया उनका बन जाएगा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और उनको फिर पैसे दे देगा। और क्या कर सकता हूं, उनको फिर पैसे दे देगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आरबीआई एक्ट एज बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो वो खुद ही है। सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन इकोनॉमी, ना, वो तो कंट्रोल करता है। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, रॉन्ग, सारे नहीं होते। 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में बताना आप लोगों ने कि आप लोगों ने कितने आंसर ठीक करे और कितने गलत करे, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।